नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHDLA 135 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा हिंदी की ध्वनियाँ। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ो। आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इस चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है जो कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएगी, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो इससे पहले यहाँ से आगे बढ़ें, हम ये समझते हैं सबसे पहले ध्वनि होती क्या है। तो ध्वनि के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे ध्वनि का मतलब वाणी भी होता है, ध्वनि का मतलब आवाज़ भी होता है। ठीक है, हम जितनी भी चीज़ें बोल रहे हैं उसका बेस है ही क्या, ध्वनि। अब ये बात आती है कि सबसे पहले जो शब्द आए, उन शब्दों को जब हमने क्रमबद्ध किया तो सबसे यूनिट छोटी जो बनी ध्वनि की, वो बनी क्या, वर्ण। तो हर एक भाषा की अपनी एक क्या होती है, वर्णमाला होती है। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं A to Z, वैसे ही हिंदी की भी एक वर्णमाला है जिसमें स्वर हैं और व्यंजन हैं। हर एक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। किसी में कम अक्षर होते हैं और किसी में ज़्यादा अक्षर होते हैं, किसी में कम लेटर होते हैं, किसी में ज़्यादा लेटर होते हैं। अब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी कि दो या दो से अधिक अक्षरों का समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब इन्हीं शब्दों को तो हम बोल रहे हैं। अब आप अगर हिंदी की वर्णमाला में देखोगे तो हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। अब इनको मिलाकर लाखों वर्ड्स तैयार किए जाते हैं, लाखों वर्ड्स, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं कि ध्वनि और शब्द क्या हैं। इसके साथ साथ ध्वनि और उच्चारण की विशेषताएं क्या होती हैं। इसके साथ साथ ध्वनि और लेखन के विविध संबंध क्या हैं, बोलने का लहजा क्या होता है। ये सारी चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है भाई ये। तो चलो शुरू करते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया कि प्रस्तावना क्या कह रही है कि ध्वनि बोलचाल की भाषा में एक आधारभूत तत्व है। तो हम जितनी भी भाषाएं बोल रहे हैं, हम जितनी भी बातचीत कर रहे हैं, उसका बेस क्या है, ध्वनि है। क्योंकि जितने भी शब्द हैं वो वर्णों से बनते हैं, और जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें वर्णों का क्या होता है, वर्णों का सिर्फ एक ग्रुप होता है। मैंने अभी बताया आपको, दो अक्षरों का समूह मिलकर किसका रचना करता है, शब्द की रचना करता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम ध्वनि बोलते हैं तो जितने भी वर्ण हम बोल रहे हैं, उस वर्ण को बोलते समय हमारा जो मुख है उसके अलग अलग भाग कार्य करते हैं। कभी जीभ आगे की तरफ जाती है, कभी जीभ ऊपर की तरफ जाती है, कभी किसी शब्द को बोलते समय, किसी वर्ण को बोलते समय तालु का प्रयोग होता है। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते वक्त होठ चिपक जाते हैं या होठ घूम जाते हैं। इसके आधार पर ना अक्षरों को अलग अलग भागों में बांटा गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो घबराना नहीं है, चीज़ें आसान ही हैं, टफ कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या कहता है। कह रहा है अगर अच्छे ढंग से ध्वनियों का उच्चारण नहीं करोगे तो क्या करोगे, आप बोलने का अपना आशय नहीं प्रकट कर पाओगे। कई बार क्या होता है, एक ही अक्षर होते हैं, उसी अक्षर को बोलने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, और उसी अक्षर को बोलने का तरीका अलग होता है, और दोनों टाइम पे इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अगर आप ध्वनियों का उच्चारण सही से नहीं करोगे तो सामने वाला आपके ना संदेशों को समझ भी नहीं पाएगा। कह रहा है मोस्टली अगर देखा जाए, सामान्यतः भाषा में लगभग 50 ध्वनियाँ होती हैं। हर भाषा में लगभग अगर एवरेज निकालोगे तो 50 ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कि इंग्लिश में तो केवल 26 ही हैं, कुछ भाषाओं में सिर्फ 30 ही हैं, कुछ भाषाओं में 65 तक ध्वनियाँ होती हैं। यानी कि अधिकतर भाषाओं में देखोगे आप तो 50 के आसपास ही ध्वनियाँ होती हैं। हिंदी वर्णमाला में भी वैसे तो 52 हैं, लेकिन ये लगभग बता रहा है। ठीक है, अब बात ये आती है, इन ध्वनियों से मिलकर लाखों शब्दों का निर्माण होता है। मैंने पहले बताया, जैसे इंग्लिश में कितनी ध्वनि है, इंग्लिश में 26 ध्वनि है। यानी कि A to Z कितने लेटर होते हैं, A to Z टोटल 26 लेटर होते हैं। लेकिन उन 26 लेटर से देखो आप लाखों शब्द बनते हैं। ऐसे ही हिंदी में 52 ध्वनियाँ हैं, 52 स्वर और व्यंजनों को मिलाकर है। अब इनसे क्या है, लाखों शब्द बन रहे हैं। ऐसी हर भाषा की अपनी जो मूल ध्वनियाँ हैं उन्हें मिलाकर लाखों शब्द बन रहे हैं। अब बात यह आती है, इन शब्दों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उससे उनका अर्थ कैसे कैसे हमें पता चलता है। तो ध्वनि के उच्चारण में अगर हम भाषा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लहजा। लहजा यानी कि अनुतान, यानी कि हमारे बोलने का तरीका। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आश्चर्यजनक होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं शॉकिंग टाइप के होते हैं, कुछ उदासीन शब्द होते हैं, कुछ खुशी के शब्द होते हैं। तो जैसे मान लो मुझे, हमें किसी को डांटना है तो आप कैसे करोगे,
तेज बोलकर डांटोगे, लेकिन अगर आप किसी को फीलिंग वाली बातें कर रहे हो तो प्यार करके प्यार वाली जैसी बातें करोगे, उस समय आपके बोलने का लहजा अलग होगा। तो शब्दों का प्रभाव इस पर भी होता है कि आपके इमोशंस क्या हैं, आप किन इमोशंस में शब्दों को बोल रहे हो। तो इतनी बात पता चल गई। कोई आपसे पूछे ध्वनि क्या है तो आप क्या बताओगे? ध्वनि बोलचाल की भाषा का एक आधारभूत तत्व है, और हर भाषा की जो ध्वनियाँ हैं वो अलग होती हैं। इन ये अप्रॉक्सली जो होती हैं वो 50 के आसपास होती हैं, जैसे कि अंग्रेजी में 26 हैं, इसी प्रकार से हिंदी में 52 के आसपास हैं। इसके अलावा इसी तरीके से कुछ भाषाओं में 65 के आसपास हैं। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होती हैं, लेकिन एवरेज निकालोगे तो 50 के आसपास ही आएगा। ठीक है भाई। अब बात ये आती है कि ध्वनि और शब्दों का क्या संबंध है। तो हिंदी की वर्णमाला, मैंने बताया आपको हर भाषा की अपनी क्या होता है, एक अल्फ़ाबेट होता है, हिंदी में उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए ये क्या होते हैं? ये स्वर हैं। तो हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। कोई पूछे हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, तो 33 व्यंजन हैं। तो हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, और इन्हीं को मिलाकर लाखों शब्द बन जाते हैं। किताब लिखती है 3 से 4 लाख शब्द हैं। अब बात यह आती है कि 40-50 ध्वनि से 3-4 लाख शब्द बनते कैसे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, दो या दो से अधिक ध्वनियों को मिलाकर, दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर जब कोई सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और भाषा के सारे शब्द किससे मिलते हैं? ध्वनियों से निर्मित बनते हैं। एक शब्द में एक ध्वनि भी हो सकती है और कई ध्वनियां भी हो सकती हैं। अब शब्दों में हम अंतर कैसे करें? तो जो हमारे बोलने का तरीका है यही शब्दों में अंतर प्रकट करता है। लाइक दैट, जब हम कह रहे हैं खेलना, तो हमने शुरुआत में जब खेलने की ध्वनि सेट कर दी तो हम बोलेंगे क्या? अगर डोलना, तो डोलना और खेलना दोनों चीजें क्या हैं? अंतर अलग अलग है। सारी ध्वनियों का उच्चारण अलग अलग है। आप आ बोलोगे तो उच्चारण अलग है, आप बा बोलोगे तो उच्चारण अलग है, आप डा बोलोगे तो उच्चारण अलग है। तो हर वर्ण का अपना उच्चारण अलग है और हर वर्ण की अपनी ध्वनि अलग है। अब किसी भी शब्द में एक ध्वनि बदल दो, उसके आधार पर दूसरी ध्वनि लगा दो, एक अलग शब्द बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जिनमें हल्का हल्का सा फर्क है और सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे कमल, कलम। अब कमल और कलम में क्या अंतर है? देखो, ध्वनियाँ तीनों में वही हैं, वर्ण तीनों में वही हैं, अक्षर तीनों में वही हैं, बस आगे पीछे हैं। एक में है का मा ला और एक में का ला मा। तो ऐसे यहाँ पर देखो कितने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब देखो, तो अलग अलग शब्दों में आप देखोगे तो ध्वनि का जो है ऑर्डर बदलने पे, ध्वनि का जो क्रम बदलने पर उसका अर्थ क्या हो जाता है? पूरी तरीके से बदल जाता है, जैसे कि यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है भाई। तो ध्वनियों की वजह से शब्द रचना में जो भेद आते हैं, इन्हीं भेदों को हम अर्थ भेदक कहते हैं। यानी कि जो हम ध्वनियाँ बोल रहे हैं, जितने भी हम वर्ण बोल रहे हैं, जितने भी हम अक्षर बोल रहे हैं, इन अक्षरों के समूह में जब हम हेर फेर करते हैं तो इनका अर्थ भी बदल जाता है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अर्थ भेदकता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुअर्थी होते हैं, यानी कि शब्द एक ही है लेकिन उनके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं। जैसे कि एक वर्ड है मगर। तो जब हम मगर बोलते हैं तो मगर एक प्राणी भी है, आपको सबको पता है, मगरमच्छ। और जबकि मगर का मतलब क्या होता है? मगर का मतलब बल्कि भी होता है। तो दोनों ही मगर हैं। अब ये बोलने का लहजा और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब ये बात आती है ध्वनि और उच्चारण की विशेषताएं क्या है। अब तक हमने क्या सीखा है? अब तक हमने ये सीखा है कि ध्वनि क्या होती है, हर लिपि में, हर भाषा में उसका क्या योगदान है, ध्वनि और शब्दों का एक दूसरे से क्या रिलेशंस है। और अब बात करेंगे हम ध्वनि और उच्चारण की विशेषताएं। तो देखो, सबसे पहली विशेषता तो यही है कि ध्वनि शब्द में अर्थ पैदा करती है। ध्वनियाँ ही हर शब्द के अर्थ को अलग करती हैं। जिस प्रकार से आप ध्वनियों का मेल करोगे उस शब्द का अर्थ वैसे ही हो जाएगा। अब देखो, शुरुआत में जब रचना हुई होगी ध्वनियों की, तो उन्होंने का को का कहा होगा, चलन में वही चल गया। अगर उन्होंने का को खा कहा होता तो आज शायद खा होता। और अगर का और खा दोनों का उच्चारण सोचो एक जैसा होता तो सुनने वाला तो क्या हो जाता? कंफ्यूज हो जाता। वो तो काना को खाना समझ लेता, कोना को खोना समझ लेता, सका को सखा समझ लेता। तो इसलिए ना, जो जितने भी अक्षर लिखे गए हैं उन सभी अक्षरों का उच्चारण जब आप करोगे तो वो अलग है, और वो अलग होने की वजह से तो हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। सोचो अगर सभी अक्षरों का उच्चारण एक जैसा होता तो क्या होता। क्लियर है भाई। तो ध्वनि और उच्चारण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि ध्वनियाँ जो हैं वो अर्थभेद करती हैं, और इसके माध्यम से जब हम उच्चारण करते हैं तो सामने वाला बंदा हमारे भावनाओं को समझ पाता है, हमारे शब्दों को समझ पाता है, हमारी अभिव्यक्ति को समझ पाता है, हमारे विचारों को समझ पाता है। इसीलिए हर ध्वनि का अपना एक क्या है? अलग उच्चारण है, अलग लय है। अब हिंदी की ध्वनि को जब आप उच्चारण करोगे तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिसमें मुंह कम खुलता है, और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिसमें मुंह अधिक खुलता है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे आप बोलो ई, ए, इसमें मुंह कम खुलेगा। ऊ, जबकि आप बोलो आ तो मुंह जिसमें ज़्यादा खुलेगा।
तो हिंदी की ध्वनि का जब आप उच्चारण करोगे तो आपके जो प्रयत्न हैं, आपके जो प्रयास हैं मुख के, वो अलग अलग होंगे और इस हिसाब से अलग अलग टाइप के बहुत सारे भागों में इन अक्षरों को बांटा गया है, जिसके बारे में मैं बताता हूँ। तो अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो मैंने आपको बताया था कि 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। इन्हें हम का वर्ग कहते हैं। जब हम कहते हैं का वर्ग, तो का वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5। का, खा, गा, घा, डा। इसे हम क्या बोलते हैं भाई? का वर्ग। फिर हम कहते हैं चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन आता है? चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग। टा वर्ग में क्या होता है? टा, ठा, डा, ढा, डा। जब हम कहते हैं ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। जब हम कहते हैं पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। यानी कि हिंदी में जितने भी व्यंजन हैं, इन व्यंजनों को हम कितने भागों में बांटते हैं? 5 वर्गों में बांटते हैं। और हर वर्ग का नाम हमने उसके पहले अक्षर पर रखा है, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और हर में 5-5 लेटर हैं। लेकिन जब आप का वर्ग का उच्चारण करोगे ना, आप बोलोगे का, खा, गा, घा, डा। आप बोल के देखो, फील करके देखो, तो आपको ये आवाजें पता है कहाँ से निकलेंगी? कंठ से। इसलिए इन्हें कंठे कहा जाता है। गले से ये आवाजें निकलती हैं, इसमें ना गले का यूज ज्यादा होता है, तो इसलिए का वर्ग पूरा क्या होता है? कंठ से होता है। अब देखो, आप बोलोगे चा, छा। अब ना गले का यूज नहीं होगा। गले के ऊपर जो हमारी तालव्य है ना, तालु है, इसमें इसका तालु का यूज होगा, इसलिए इन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। जबकि आप बोलो टा। अब देखो, जब जैसे आप बोलोगे टा, ठा, डा, ढा, डाम, तो पता क्या होगा? गले का यूज नहीं हो रहा है और इसके साथ साथ तालु का यूज नहीं हो रहा है। जोर कहाँ पड़ रहा है? जोर पड़ रहा है मुख पर, इसलिए इसे हम बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। अब आप बोलो ता, धा, दा, धा, ना। अब इसमें आप देखोगे ना, दांतों पर एक्टिविटी हो रही है, इसलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। अब आप बोलो पा। जैसे आप पा बोलोगे तो पहले होठ जुड़े होंगे, फिर खुलेंगे, फिर जुड़ जुड़ जाएंगे। ऐसे बोलो आप फा, तो इसलिए इन्हें ओष्ठ का प्रयोग होता है, होठों को ओष्ठ कहते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी में व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्ग में। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और इन सब की जो ध्वनियां हैं वो अलग अलग जगह से आती हैं, अलग अलग जगह को मुख में प्रभावित करती हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ है। यकीन मानिए, अगर आप हिंदी का कोई भी पेपर दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, चाहे वो यूपी पुलिस हो या यूपी का कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली में डीएसएसबी का एग्जाम हो, खूब ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जो बच्चा एग्जामिनेशन की तैयारी करता होगा, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता होगा, उसे ये पता होगा। अब देखो, इसमें से कुछ चीजें यहाँ पर हैं, जैसे अघोष और घोष लिखा है। अब ये क्या होता है? तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, घोष और अघोष क्या होता है। तो देखो, यही चीजें आके लिखी भी हैं। तो जिन व्यंजनों का आप उच्चारण कर रहे हो, उन व्यंजनों के उच्चारण में अगर आपकी स्वर तंत्रियों में कंपन उठता है, जितनी भी अभी स्वर तंत्रियां बताई ना आपको, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठियां, ओष्ठ, तो इन सब में अगर एक कंपन उठता है तो हम कहेंगे ये घोष हैं। जैसे कि आप बोलो गा, घा, डा, जा, झा, इया। तो ये कुछ हैं जो क्या हैं? घोष हैं। देखो लिखा भी है, घोष वाले ये हैं, गा, गा, डा। घोष वाली 2 लाइनें हैं ये। तो ये घोष, आपसे कोई पूछे घोष व्यंजन क्या होता है, तो क्या बताओगे? जिन व्यंजन उच्चारण के समय सांसों से जो स्वर तंत्रियां हमारी होती हैं, उनमें कुछ कंपन होता है, तो वो क्या होते हैं? घोष। और जिनमें कंपन नहीं होता, वो क्या होती हैं? अघोष। जैसे आप बोलो खा, खा में कोई राग नहीं निकलेगी, कोई कंपन नहीं होगा शरीर में। का, कोई नहीं हो रहा लिखना, बोलो गा, तो देखो गा संगीत की भाषा है। तो जहां पर कंपन होगा वो कौन से हैं? घोष। और जहां पर कंपन नहीं होगा वो कौन से हैं? अघोष। अब कुछ ऐसे हैं जिन्हें बोलते वक्त जो हमारी श्वास है वो नाक के सहारे निकलती है, उन्हें हम नासिक के व्यंजन कहते हैं, जो कोने पर लिखा है ये। ठीक है भाई। तो जहां पर श्वास हमारी नाकों से निकलती है, तो वहां पर उसे बोलते हैं नासिक्य। जबकि आप बोलो का, जैसे आप का बोलोगे तो सांस हमारी मुख से निकलेगी, क्योंकि मुंह हमारा खुल जाएगा। लेकिन आप बोलोगे ड, जैसे आप डा बोलोगे तो हमारी जीभ ना मुड़ जाती है। इसी वजह से ना श्वास जो है वो ना नाकों के सहारे बाहर निकलती है। तो इसलिए इन्हें कौन सा व्यंजन कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और लिखी है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब मैं आपको यही बता देता हूँ, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे शरीर से वायु कम मात्रा में बाहर आए, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में बाहर आए, उन्हें हम कौन से कहते हैं? अल्प प्राण। हर वर्ग का, हर वर्ग का मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, हर वर्ग का जो तीसरा अक्षर है, पहला अक्षर है, पांचवा अक्षर है, ये हैं अल्प प्राण। क्या है ये? अल्प प्राण। जबकि महाप्राण कौन से हैं? तो महाप्राण की बात करोगे जिसमें श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर आती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं।
जिसमें श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले वो क्या है? महाप्राण। जिनमें श्वास वायु कम मात्रा में निकले वो क्या है? अल्प प्राण। तो आपको ये भी पता चल गया घोष व्यंजन क्या होते हैं, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब देखो जो इसमें अल्प प्राण में प्राण शब्द है, तो प्राण का मतलब होता है प्राणत्व। तो जब भी हम कभी भी ध्वनियों को बोलते हैं, कभी भी हम ध्वनियों को जब भी बोलेंगे हम, तो क्या होगा? हमारे गले में कुछ कंपन होगा, और श्वास वायु को ही हम प्राणवायु कहते हैं। तो आपको अल्प प्राण पता चल गया, महाप्राण पता चल गया, घोष पता चल गया, अघोष पता चल गया। अब इसमें एक चीज और रह गई, स्पर्श। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलते समय दो या दो से अधिक अंग हमारे एक दूसरे से जुड़ रहे हों, तो उन्हें क्या कहेंगे? स्पर्श। अब आप कहोगे इसी टेबल पर आपने इतना टाइम लगा दिया। जी नहीं, ये पूरा का पूरा हमने पेज खत्म कर दिया। आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, सब यही लिखा है विद एग्जाम्पल्स, जो मैंने आपको उसी टेबल से समझा दिया है। हाईलाइट मैंने कर रखा है, देखो यहाँ अल्प प्राण महाप्राण यही सब लिखा है, मैंने आपको ये सब समझा दिया। ठीक है भाई, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। अगर जैसे अल्पप्राण महाप्राण मैंने बताया कि कुछ के बोलने में वायु कम मात्रा में निकलती है, अल्पप्राण ज़्यादा मात्रा में निकलती है, महाप्राण। उसका एक एग्जाम्पल भी बोला इसने, जैसे कि आप गा बोलो। जब आप एक मोमबत्ती जलाओ और मोमबत्ती जलाने के बाद उसके सामने क्या बोलो? गा, तो ना मोमबत्ती बुझेगी नहीं, क्योंकि गा में कम मात्रा में वायु निकलती है। लेकिन आप बोलो खा या घा, तो हवा का एक झोंका बाहर निकलेगा और मोमबत्ती बुझ जाएगी, या फिर उसकी लौ हिल जाएगी। तो इसी को हम प्राणत्व कहते हैं, जो कि हमारी श्वास वायु से चलती है। तो ये सारी चीज़ें हम ऊपर करवा दी हमने। इसके अलावा का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, जो भी मैंने बताया आपको, का चा टा ता पा, ये सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इस पर। और नासिक के व्यंजन क्या होते हैं, इन सब की मैंने चर्चा कर दी भाई। तो यहाँ से यहाँ तक आपका मामला पूरा क्या हो चुका है? निपट चुका है। अब हम बात करेंगे लहजा क्या होता है, या फिर अनुतान क्या होता है। तो जब भी हम ध्वनियाँ बोलते हैं, जब भी हम अक्षर बोलते हैं, हर अक्षर को बोलने का अपना क्या होता है? लहजा होता है। और वो लहजा भी उस अक्षर के अर्थ को बदलने में क्या करता है? बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी कि अक्षरों से अर्थ बनते हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं, और उन शब्दों को बोलने का जो हमारा लहजा है, वो लहजा भी कई बार क्या कर देता है? अर्थ को बदल देता है। अनुतान को हम सुर लहर भी कहते हैं। हमारा जो सुर है वो कई बार बढ़ते क्रम में होता है, कई बार हमारा सुर जो है वो घटते क्रम में होता है। इसे ही हम शब्दों की तान कहते हैं। एग्जाम्पल बताते हैं अब आपको, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो लिखित भाषा में अनुतान को हम विराम चिन्हों के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी में बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कहाँ लगाना चिन्ह। हम अपनी मर्जी से कहीं भी डंडा खींच देंगे, अपनी मर्जी से कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं अगर ये बोलूँ यह बहुत अच्छा उपन्यास है, तो जैसे मैंने बोला यह बहुत अच्छा उपन्यास है, मेरा बोलने का लहजा देखो आप, यह बहुत अच्छा उपन्यास है, यानी कि मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, यानी कि मैं सामने वाले से पूछ रहा हूँ ये बहुत अच्छा उपन्यास है, और देखो मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि मेरा बोलने का लहजा बता रहा है क्वेश्चन है। लेकिन मैं क्या कहूँ? यह बहुत अच्छा उपन्यास है, यानी कि इसमें मैंने विस्मयादिबोधक जो है निशान लगाया है। इसका मतलब है मैं बहुत क्या हूँ? आश्चर्यजनक हूँ, विस्मयादिबोधक है ये, कि यह बहुत अच्छा उपन्यास है। अब जैसे मैंने कहा यह बहुत अच्छा उपन्यास है, तो मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ। लेकिन मैंने कहा यह बहुत अच्छा उपन्यास है, तो एक टाइप से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ यह बहुत अच्छा उपन्यास है, तो ये नॉर्मल हो गया। ये क्या बात हो गई? ये नॉर्मल बात हो गई। यानी कि आपके बोलने का लहजा, जैसे इंग्लिश में बता रहा हूँ, इंग्लिश स्पोकन करते हैं हम, और पता है क्या होता है? वहाँ जाके हम लेते हैं मज़े। इंग्लिश स्पोकन करते वक्त पता है क्या होता है? हमें ये लहजा ही आना चाहिए। जैसे वो बता रहा है हमें हाउ डेयर यू बोलो, अब आप वहाँ जाके खड़े हो हाउ डेयर यू, अब हाउ डेयर यू, कुछ सामने वाला डरेगा, इससे आपको चांटा और मारेगा खींच के। लेकिन आप बोलो हाउ डेयर यू टच मी, यानी कि बोलने का लहजा है ना, हाउ डेयर यू को बोलने का लहजा है। तो इसी प्रकार से हिंदी में भी है, हिंदी में भी हर वाक्य को बोलने का एक लहजा है, और उस लहजे के हिसाब से उसका अर्थ निकलता है। तो लहजा या अनुतान समझ गए कितनी बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी भाषा में और किसी भी शब्द के अर्थ में। अब देखो ऐसी दो और अच्छे से यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कौन जाएगा, कौन जाएगा, दूसरा है जाएगा कौन। तो जब हम पहले वाले में कह रहे हैं कौन जाएगा और दूसरे वाले में कह रहे हैं हम जाएगा कौन, तो जब हम कहेंगे कौन जाएगा तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे जाएगा कौन, तो इसका मतलब है कोई नहीं जाएगा। जैसे कि एक ना बातचीत हो रही है, तो कह रहा है यार वहाँ जंगल में जाना है, वहाँ पे ना भूत रहता है, तो बताओ कौन कौन जाएगा। तो इसका मतलब है कोई तो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं जाएगा कौन, मतलब सामने वाले ने पूछा अरे जाएगा, जब वहाँ भूत है तो जाएगा कौन, कोई नहीं जाएगा। तो मतलब अपने आप इसमें देखो नहीं नहीं लगा है, लेकिन फिर भी जाएगा कौन में नहीं आ रहा है।
जाएगा कौन में नहीं नहीं लगा है, लेकिन जाएगा कौन क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार से एक है अच्छी चाय है, और मैं कह रहा हूँ चाय अच्छी है। तो दोनों चीज़ों में क्या है, अंतर है। जैसे कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि पहले वाले वाक्य में कौन जाएगा का अर्थ है कि कोई तो जाएगा पक्का, लेकिन जाएगा कौन का अर्थ है कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है भाई, तो इससे हमें मना पता चलता है, निगेटिव वाक्य के बारे में पता चलता है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं अच्छी चाय है, तो इसका मतलब है चाय ना वैसे तो रोज पीते हैं, लेकिन आज वाली ज़्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ चाय अच्छी है, तो इसका मतलब है चाय बस अच्छी है, जैसे चल रहा चलने दो। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखो कितना बढ़िया लिखा है, रोको मत के बाद में कोमा लगा है पहले वाले में, रोको मत जाने दो। और दूसरे वाले में क्या है, रोको मत जाने दो। पहले वाले में क्या है, रोको मत जाने दो, दूसरे वाले में क्या है, रोको मत जाने दो। तो अब देखो पहले वाले में जब आप कहोगे रोको मत जाने दो, तो मतलब है बंदे को जाने दो, रोक मत यार, चल जाने दे। लेकिन दूसरे वाले में पता क्या मतलब है, अरे रोक ले भाई उसे, रोक ले, मत जाने दे, मर जाएगा वो, रोक ले उसे। देखो दोनों में लिखा एक जैसा ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है, और लिखने में कोमा का प्रयोग कहाँ करना है। अब मैं पहले वाले में क्या कह रहा हूँ, चल जाने दे, तो मैं क्या कह रहा हूँ, रोको मत जाने दो। तो रोको मत में मैंने पोज नहीं लिया, उसके बाद कोमा लगा दिया, रोको मत जाने दो। दूसरे वाले में मैंने कहा अरे रोको रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि अनुतान का भाषा में कितना बड़ा योगदान है। तो आपको जब आप शब्द बोलते हो, आपके जो इमोशंस होते हैं, आपकी जो फीलिंग होती है, आपके जो भाव होते हैं, वो तय करते हैं कि उस शब्द का अर्थ क्या होगा। यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, और आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर डेफिनेटली दे दोगे। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि और लेखन के बीच में संबंध क्या है। तो देखो ध्वनि हमने बोला, और अब उसे लिखित रूप में हमें एक लिपि की जरूरत है, और हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। अब हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता पता क्या है, इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। लिखित भाषा उच्चारित भाषा के सारे तत्वों को नहीं दिखाती, ये इसकी कमी है। यानी कि बोलते वक्त तो हम लहजे को दिखा रहे हैं, बोलते वक्त हम अपनी फीलिंग को दिखा रहे हैं, लेकिन लिखने में फीलिंग कैसे लाएं, लिखने में ऐसा कैसे लिखें कि किताबें बोल पढ़ें और वो हमें समझ में आ जाए। कई बार आप नॉवल पढ़ते होंगे, कहानी पढ़ते होंगे, आप उसमें ना फील करने लग जाते होंगे, आप कहते होंगे अरे वाह, और पूरी पूरी किताब खत्म कर दोगे, ऐसा लगता है लेखक हमारे सामने हैं। तो लिखित भाषा की सबसे पहली समस्या ये होती है कि सभी तत्व इसमें नहीं दिख पाते हैं, उच्चारण को समझना बहुत आवश्यक है। तो जैसा हम उच्चारण करते हैं भाषा में, हमें वैसे ध्वनि चिन्ह लगाने भी आने चाहिए। हिंदी में जैसे ए है, औ है, ये मूल स्वर हैं, लेकिन गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में अलग उच्चारण इनके दिखते हैं। जैसे आपने कई भाषा में सुना होगा ए और ओ को आई, है ना भाई, तो आई भी जब आप पढ़ोगे या अय पढ़ोगे तो अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। इसी प्रकार से तमिल भाषा में औरत को पता क्या बोलते हैं, औरत, पैसा को क्या बोलते हैं, पैसा। तो ये उच्चारण है, अब उच्चारण अलग अलग है तो उसे लिखना भी अलग अलग पड़ेगा। इसी प्रकार से देखो हिंदी में उच्चारण है ए, लेकिन जब हम बोलेंगे उन्हें आई लगेगा। जैसे मैया, जैसे हम कहते हैं ना बड़े ऐसे अनक, तो बड़े ऐसे अनक तो है, लेकिन जब हम बोलेंगे मैया तो आई का साउंड आएगा। सैयद, तैयार, रैयत, अय्याशी, मैयत, कौआ, यौवन, चौवन, मनोवल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि लिखित भाषा में वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका उच्चारण एक अलग तरीके से हो रहा है। तो इसलिए ना भाषा पर पकड़ बहुत ज़्यादा जरूरी होनी चाहिए। तो इससे पता चल गया कि उच्चारण का कितना बड़ा महत्व है, और उच्चारण और लिखित का एक स्वरूप लाने के लिए हमें बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, हमें एक फीलिंग और इमोशंस के साथ चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से आ का उच्चारण करोगे तो आ का उच्चारण भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह होगा, क्योंकि दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था आपको। तो ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है। अब जैसे आप बोलो कहना, दीर्घ स्वर है आ, देखो टाइम लग रहा है, पहला। लेकिन रहमान, अहमद, पहचान, इसी प्रकार से शहर, नहर, तो किसी में ज़्यादा समय लग रहा है और किसी में कम समय लग रहा है। तो इतनी बात पता चल गई। तो कोई आपसे पूछे ध्वनि और लेखन के बीच में क्या संबंध है, तो भैया ध्वनि और लेखन के बीच में वही संबंध है जो शरीर और आत्मा के बीच में संबंध है, क्योंकि जिस प्रकार की ध्वनियों को आप उच्चारण करते हो उसी प्रकार से आपको लिखना है। लेकिन लिखते समय बिल्कुल आप उसी टाइप से उसी इमोशंस को नहीं ला सकते, उसके लिए आपको चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको व्याकरण पर पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी, भाषा पर पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। अब उच्चारण भिन्नता की वजह से वर्तनी में समस्याएं भी आती हैं। यानी कोई बंदा अगर गलत उच्चारण कर रहा है तो आप लिखोगे भी गलत। जैसे अय्याशी शब्द है, यहाँ पर लिखा देखो दूसरी लाइन में, अय्याशी शब्द को आप दो तरीके से लिख सकते हो। इसमें लिखा अय्याशी और अय्याशी, दोनों ही प्रचलित हैं। अब क्या लिखें, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों को लगता है मैंने ये लिखा कहीं गलत तो नहीं हो गया है, तो गलत नहीं है मेरे भाई, दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। तो देखो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं।
जैसे सिर्फ ए का अगर आपको यूज़ करना है तो मेहमान, रेहन, सेहत, चेहरा, बेहतर, तेहरान, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। लेकिन आ और ए का यूज़ करना है तो एहसान। अब देखो एहसान जब आप कहोगे तो साउंड किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, लेकिन लग क्या रहा है, आ। अब एहसान दो टाइप से लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार से हम बोल रहे हैं रहन। अब देखो रहन जब हम बोल रहे हैं तो ए का साउंड आ रहा है, लेकिन आ रहा है आ। जहन, जहन में ए का साउंड आ रहा है लेकिन आ रहा है, तो अगर मात्रा लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बोलो बहन, अब बहन में ई की मात्रा लगाओगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन कई जगह बहिन बोलते हैं, पहिला बोलते हैं, पहचान बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो उच्चारण है अगर हम वैसे ही लिखें तो कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसलिए हमें ना भाषा की लिपि आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उच्चारण में अंतर और लिपि में अंतर। तो देखो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है भाई, हर भाषा को समझने की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की कौन सी है, देवनागरी लिपि। तो जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो ध्वनियों के उच्चारण की वजह से कई बार क्या होता है, लिपियां भी बदल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ें होती हैं ग्रामर में, ठीक है भाई। तो उपसर्ग और प्रत्यय है मिलके ही शब्द बनाते हैं। बाद वाले को प्रत्यय और आगे वाले को उपसर्ग कहते हैं। अगले चैप्टर में इसके बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तो देखो यहाँ पर ना संधि विच्छेद दिखाया गया आपको। जैसे उत जमा योग, ये क्या होता है, उद्योग। अब देखो हम लिखना चाहते हैं उद्योग, लेकिन आ रहा है उसमें ता। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा इसके बारे में कम बताया है, एक ही पैराग्राफ बताया है, लेकिन अगले चैप्टर में इसमें खुलकर चर्चा की जाएगी। तो ये चीज़ ना हम अगले चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। तो इतना ध्यान रखो कि शब्द रचना में संधि विच्छेद का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम किसी शब्द को लिख रहे होते हैं तो उसका जब हम विच्छेद करते हैं, उसे अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो जब हम उसे अलग अलग भागों में बांटते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से नहीं बांटते। जैसे यहाँ लिखा देखो उल्लास, तो उल्लास को उत जमा लास, समझ गया बात को। तो उपसर्ग और प्रत्यय जब अगले चैप्टर में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स ही दे रखा है, उसने देखो एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है। ध्वनि और लिपि में असामंजस्य। तो ध्वनि और लिपि में असामंजस्य वैसे हमने पढ़ लिया कि ध्वनि और लिपि में वैसे तो तालमेल होता है, लेकिन उतना तालमेल नहीं है। लेकिन हर भाषा में चीज़ें अलग अलग होती हैं, क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें आप जैसे लिखा रहेगा वैसे ही बोलोगे और जैसा बोला जाए वैसे ही लिखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है पर्याय। कह रहा है हिंदी को वैज्ञानिक भाषा माना जाता है, लेकिन प्राय जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। लेकिन प्राय का मतलब क्या होता है, प्राय का मतलब होता है कि 99% चीज़ें वैसी चलेंगी, 1% एक्सेप्शनल केस होगा, यानी कि 1% अपवाद होगा जहाँ पर रूल नहीं लगेंगे। क्योंकि हिंदी में बहुत सारे शब्द संस्कृत भाषा से भी आए हैं, फारसी भाषा से भी आए हैं, अंग्रेजी भाषा से भी आए हैं, इसलिए कहीं कहीं चीज़ें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि जो स्वर और व्यंजन है वो मुख में अलग अलग जगह से निकलते हैं, अलग अलग जगह का प्रयोग होता है। इसी वजह से उनके उच्चारण में भी क्या हो जाता है, भेद हो जाता है। जैसे आप बोलो शाह, जब आप शाह बोलोगे, बोलो आप शाह बोलो, तो जीभ पहले क्या होगा, तालू से लगेगी। इसी प्रकार से शाह, शाह बोलोगे तो देखो मुख का यूज होगा, जीभ तालू से पीछे जाएगी। तो जब आप इनको बोलो, इसे फील करो, आप देखो जीभ की मूवमेंट कैसे हो रही है, आपके मुख में किस जगह पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, तब आप ध्वनि और लिपि में सामंजस्य बैठा पाओगे। उच्चारण के संदर्भ में एक कठिनाई और है, हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जैसे बोला जाता है। कुछ जगह पर लोग वाह को बा बोलते हैं, कुछ जगह पर लोग सा को शा बोलते हैं। अब भारत एक विविधताओं भरा क्षेत्र है, हर क्षेत्र के लोगों की अपनी एक स्थानीय भाषा है, जिसकी वजह से हिंदी में एक बड़ी समस्या आती है। इसलिए भारत सरकार का हिंदी निदेशालय जो है वो ये चाहता है कि हिंदी जो है उसकी एक ही लिपि, देवनागरी लिपि, पूरे के पूरे देश में चले, और इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके तहत जो हिंदी कहलाती है उसे हम स्टैंडर्ड हिंदी या फिर मानक हिंदी कहते हैं। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे इस चैप्टर में थोड़े से प्रश्न दिए गए हैं, बहुत प्रश्न, और आगे चैप्टर का ही है सारांश। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। टेलीग्राम लिंक आपको चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हो, ताकि आपको पता चल पाए लाइव क्लासें कब होनी है, कौन सी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होगी, कौन सी चीज़ों की अपलोड नहीं होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।